नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, एपिसोड 56 के इस वीडियो में हम आज EHI 04 के खंड 1 के इकाई 1 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इकाई 1 मध्य और पश्चिम एशिया में राजनीतिक संगठन। आप इसमें देखेंगे कि इसको जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, तो पहले उसे देखते चलें। तो भारतीय सीमा पर मुगलों की उपस्थिति की पृष्ठभूमि से अवगत हो सकेंगे तथा उनके मूल स्थान और पूर्वजों के बारे में बता सकेंगे। मुगल साम्राज्य के दो शक्तिशाली पड़ोसी देशों की भौगोलिक सीमा को भी पहचान सकेंगे। उज़्बेक और सफवी साम्राज्यों की स्थापना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को रेखांकित कर सकेंगे। प्रारंभिक काल में मुगलों की आंतरिक और बाह्य नीतियों और निर्णयों को प्रभावित और आकार देने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और इस इकाई को पढ़ने के बाद हम इन जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए उन सारी चीजों को समझ सकेंगे। यही हमारा उद्देश्य है इस इकाई को पढ़ने का। 1.1 प्रस्तावना। 15वीं शताब्दी के आते आते भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय राजनीतिक उथल पुथल हुई और साम्राज्यों में बदलाव आया। इस बदली हुई स्थिति में मुगलों ने भारत की ओर रुख किया और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। इसी माहौल में तुरान, मध्य एशिया में ट्रांस अक्शियाना और ईरान फारस दो नए राज्य कायम हुए। तुरान पर उज़्बेकों का और ईरान पर सफवी बादशाहों का शासन कायम हुआ। 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मध्य और पश्चिम एशिया उभरे राजनीतिक ढांचे का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि इन क्षेत्रों और भारत के बीच परंपरागत और नजदीकी सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे। सईबानी खान के नेतृत्व में दस्त ए किपचक के विस्थापित उज़्बेक राजकुमारों ने तैमूर द्वारा स्थापित राज्य को नष्ट कर दिया और तैमूर शासकों से मध्य एशिया छीन लिया। वस्तुतः इसी कारण से बाबर भारत की ओर अग्रसर हुआ। मुगलों का मूल स्थान मध्य एशिया था, जहां उन्होंने लगभग 13 दशकों 1370 से 1505 तक शासन किया। इस दौरान उनके पास एक जांची परखी हुई प्रशासनिक व्यवस्था तैयार हो गई थी। वसीयत के रूप में उन्हें तुर्की मुगल शब्दावली, संस्थान, राजनीतिक और आर्थिक और रस्में देखिए खंड 4 प्राप्त थी, जिनका स्पष्ट प्रभाव भारत में मुगल शासन के दौरान देखा जा सकता है। मुगल कालीन भारत के अध्ययन के लिए आसपास के क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। मुगल कालीन भारत को इन क्षेत्रों में हुई गतिविधियों से जोड़कर ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस प्रकार के अध्ययन से हमें भारत में मुगल शासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। मुगलों के साथ साथ मध्य एशिया और फारस का एक साथ उत्थान और पतन हुआ। 16वीं शताब्दी के दौरान प्रत्येक स्तर पर इन राज्यों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। विचारों के आदान प्रदान, लोगों के आने जाने और वस्तु विनिमय के चलते युगों से चली आ रही समान सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि पश्चिम और मध्य एशिया की परिभाषा विवादास्पद है, क्योंकि इसके सीमा क्षेत्र का निर्धारण भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रसार की अपेक्षा व्याख्याओं के अनुरूप बदलता रहा है। इस क्षेत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं, उसे सर्वसम्मत नाम अंदरूनी एशिया कहना ही अधिक संगत होगा। इस संदर्भ में पश्चिम और मध्य एशिया का प्रयोग दो राज्यों क्रमशः तुरान और ईरान के लिए किया जाएगा। 16वीं शताब्दी के दौरान एक स्वतंत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के रूप में उभरे ये राज्य ज्यादातर किसी केंद्रीकृत शक्ति जैसे उमैयद, अब्बासी, मंगोल और तैमूर के अधीन स्थापित बृहद साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। अतः दोनों राज्यों की प्रशासनिक और संगठनात्मक व्यवस्था में काफी समानताएं थी। उनकी जमीन एक रही, युगों से चली आ रही समानताएं बनी रही, परंपराएं और विरासत समान रही, पर युग परिवर्तन से उत्पन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने उन्हें एक नया और अलग स्वरूप प्रदान किया।
हालांकि 16वीं शताब्दी के दौरान इन दोनों राज्यों का आधार जनजातीय ही था। उनके सांस्कृतिक और प्रजातीय अलगाव बने रहे तथा सांप्रदायिक विभेद के कारण यह काफी गहरा हो गया। उनके पतन होने तक यही स्थिति बनी रही। इस इकाई में तुरान और ईरान से संबंध विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। 1.2 तुरान और ईरान की भौगोलिक सीमा। अंदरूनी एशिया क्षेत्र, जिसे तुरान भी कहते हैं, दो नदियों के बीच बसा हुआ था। अरब आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र को मवारुन्नहर कहा था, अर्थात दो नदियां शीर और अमू के बीच। यह क्षेत्र उत्तर में अरल सागर, शीर नदी और तुर्किस्तान से घिरा था। दक्षिण में ईरान, अमू नदी और अफगानिस्तान था। पूरब में तीन-शान हिंदू कुश पर्वतों से लेकर काराकोरम रेगिस्तान था। पश्चिम में कैस्पियन सागर और साथ में खाई, पहाड़, घाटी, रेगिस्तान तथा शुष्क और अर्धशुष्क भूमि थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियां देखने को मिलती थी। यहाँ बंजारे और पशुपालक भी थे तथा अस्थायी रूप से बसे हुए लोग भी। इस क्षेत्र में जमीन की अंदर जल प्रवाह था और जगह जगह घिरे हुए समुद्र तटीय क्षेत्र थे जो समुद्र से दूर थे और अटलांटिक और प्रशांत सागर से अलग थलग थे। कृषि के अलावा पशुपालन एक लोकप्रिय व्यवसाय था। यह स्थान घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से काफी मात्रा में भारत को घोड़ों का निर्यात किया जाता था। समरकंदी कागज और फल, ताजे भी और सूखे भी, निर्यात किए जाते थे। एलबुर्ज पर्वतों के पूर्वी घाट ईरानी पठार को तुर्किस्तान से अलग करते थे। जहाँ तक भौगोलिक विस्तार का सवाल है, ईरान और फारस में एशिया माइनर और काकेकस की पहाड़ी श्रृंखलाओं से लेकर पंजाब की समतल धरती भी शामिल थी, जिसे ईरानी पठार के नाम से जाना जाता था। मध्य पठार के रेतीले लवणीय रेगिस्तान को पहाड़ी श्रृंखला ने घेर रखा था, अतः यह एक प्रकार का बंद समुद्र तट बन गया था। ईरान के चार प्रमुख हिस्से थे: खुजिस्तान और लघु बाहरी समतल भूमि को मिलाकर बनी जागरोस व्यवस्था, ईरान की उत्तरी उच्च भूमि जैसे अलबुर्ज और तालिस व्यवस्था और कैस्पियन समतल भूमि, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उच्च भूमि, रीम और अंदर का इलाका। जहाँ तक आर्थिक जीवन का प्रश्न है, सभी प्रकार की जीवन शैलियाँ एक साथ मौजूद थी। ऊपरी भाग में पशुपालन, निचले इलाकों में कृषि व्यवस्था तथा पश्चिम में कुर्दिश गडेरिये बंजारों का जीवन बिताते थे। जागरोस के उत्तरी पश्चिमी भाग प्राचीन भूमि पश्चिमी व्यापार मार्गों से जुड़े हुए थे और यहाँ से ईरानी ऊन, चमड़े, कालीन और रेशम का निर्यात होता था। 1.3 उज़्बेकों और सफाइयों का पूर्ववर्ती इतिहास। तुरान या ट्रांस अक्सियाना के उज़्बेक चंगेज के बड़े पुत्र जूजी के वंशज थे। उन्होंने जूजी के अधीनस्थ दस्त एकिपचक के उज़्बेक खान 1212 से 1240 पर अपना नाम आधारित किया था। उज़्बेक चगताई तुर्की बोलते थे और तुर्क मंगोल परंपरा का निर्वाह करते थे। वे कट्टर सुन्नी थे और हनफी कानून मानते थे। नईमान, कुशजी, दुरमान, कुनघरात और अन्य तुर्क मंगोल जनजातियां उज़्बेक राज्य को अपना समर्थन देती थी। बार बार आक्रमण करके इनके विरोधी कबीलों मंगोल, कज़ाक और किर्गिज ने इनकी शक्ति काफी कम कर दी थी। सफवी मूलतः ईरानी कुर्दिस्तान से थे। वे शिया और फारसी इस्लामी परंपरा का निर्वाह करते थे। वे शासन करने के लिए लाए गए थे। वे अजरी तुर्की और फारसी बोलते थे। सूफी मूल के होने के कारण उन्होंने बाद में एक प्रभावी वंशावली तैयार की। सफवी शक्ति का मूल आधार तुर्कमान जनजातियों का संगठन था, पर प्रशासनिक नौकरशाही में ईरानी तत्व भी बराबरी के स्तर पर मौजूद था। बाद में जॉर्जियन और सिरकासियन नामक दो और समूह आ जुड़े। ये चारों तत्व, खास करके तुर्कमान समूह, बाहरी राजनीतिक संबंधों को मजबूती देने के स्रोत थे, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे।
अब इसके बाद इससे जुड़ी हुई जो बोध प्रश्न है उसे देखते चलें। तो मुगल शासकों के संदर्भ में मध्य एशिया के इतिहास के अध्ययन के महत्व का विवेचन कीजिए। उज़्बेकों और सफवियों के पूर्ववर्ती इतिहास का उल्लेख कीजिए। तुरान और ईरान का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद 1.4 इकाई को देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है मध्य एशिया में राजनीतिक संगठन के समय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तैमूर कालीन ट्रांस अक्सियाना में गृह युद्ध आम बात थी। इस दौरान ट्रांस अक्सियाना के तैमूरी शासक जैसे अबू सईद, मोहम्मद जुगी, सुल्तान हुसैन बैकरा और मनुचीहर मिर्जा दस्त ए किपचक के उज़्बेक शासक अबुल खैर ने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सहायता मांगते रहते थे। उन्होंने तैमूरी राजनीति में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया और अबू सईद 1451, मोहम्मद जुगी 1455 अन्य शासकों को गद्दी दिलाने में मदद की। दस्त में अब्दुल खैर 1428 से 1468 के साम्राज्य के पतन के बाद उसके पोते सैवानी ने मध्य एशिया में तैमूर शासकों की शरण ली। इस समय ट्रांस अक्सियाना में 5 राज्य थे। सुल्तान अबू सईद 1491 से 1469 के 3 पुत्र सुल्तान महमूद मिर्जा, सुल्तान अहमद मिर्जा और उमर शेख मिर्जा का 3 राज्यों पर कब्जा था, जिसमें समरकंद, बुखारा, तिरमिज, हिसार, कुंदुज, बदख्शान और फरगना और इसके आसपास के इलाके शामिल थे। चौथे तैमूरी राज्य बल्ख और खुरासान पर सुल्तान हुसैन बैकरा का आधिपत्य था। इसके अलावा ताशकंद और मुगलिस्तान का मंगोल इलाका था, जिस पर मुगल शासक यूनुस खान 1462 से 1487 और उसके 2 पुत्रों महमूद खान और अहमद खान का शासन था। यूनुस खान की 3 बेटियों की शादी ऊपर उल्लिखित अबू सईद के बेटों के साथ हुई थी। इन 5 राज्यों के बीच कट्टर दुश्मनी थी और ये एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते थे। इस कारण इनमें अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। ऐसी ही एक लड़ाई, जिसे सीर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, सुल्तान अहमद और सुल्तान महमूद के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मंगोल युद्ध कला का सामना करने के लिए सुल्तान अहमद ने सैवानी खान की सहायता ली। इसमें सैवानी खान अपने दल बल के साथ शामिल हुआ। हालांकि इस युद्ध में सैवानी खान सुल्तान अहमद मिर्जा की सहायता के लिए आया था, पर वह सुल्तान महमूद से पहले ही गुप्त संधि कर चुका था। इस कारण महमूद खान की अप्रत्याशित विजय हो गई। इस सहायता के लिए उपहार स्वरूप सैवानी खान ओतरार का राज्यपाल बनाया गया। ओतरार ख्वाराज़मिया का एक शहर था। इससे सैवानी खान को ट्रांस अक्सियाना में एक आधार मिल गया, जिसकी उसे काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। इसके बाद सैवानी खान ने विभिन्न क्षेत्रों खानेत में फैली अव्यवस्था का फायदा उठाया और अपनी राजनीतिक कुशाग्रता और छल बल से वहां पर कब्जा जमा लिया। 1.5 ट्रांस अक्सियाना में उज़्बेक सत्ता की स्थापना। उमर शेख और सुल्तान अहमद मिर्जा की मौत के बाद सुल्तान महमूद मिर्जा की भी हत्या कर दी गई। समरकंद और हिसार की गद्दी के लिए उनके 3 पुत्र सुल्तान अली और बैसुंधर मिर्जा एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तैमूरी साम्राज्य में फैली अव्यवस्था के दौरान तरखान कुलीन वर्ग शक्तिशाली हो गया। उन्होंने न केवल पूर्वी राजस्व व्यवस्था पर अपना अधिकार जमा लिया, वरन 15 अवसरवादी संधियां की और एक शासक को दूसरे के खिलाफ लड़वाया। इस स्थिति का लाभ उठाकर सैवानी खान ने 1499 में तैमूरी सरदार बकर तरखान से बुखारा छीन लिया और बाद में समरकंद पर भी घेरा डाल दिया। चूंकि राजमाता ज़ुहरा बेगी उज़्बेक महिला थी, अतः उसने समरकंद समर्पण की एक शर्त रखी कि उसके बेटे सुल्तान अली को मनपसंद प्रांत का राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार बिना युद्ध लड़े 1500 ईस्वी में सैबानी खान का समरकंद पर कब्जा हो गया। जल्द ही सुल्तान अली की मौत हो गई। उज़्बेक बहुत जल्द ही निकाल फेंके गए। ख्वाजा अब्दुल मुकर्रम ने समरकंदियों का नेतृत्व किया और बाबर को आमंत्रित किया। सरीपुल के युद्ध में 1501 बाबर की हार हुई। किसी प्रकार की सहायता के अभाव में बाबर ने समरकंद छोड़ दिया और अपने चाचा महमूद खान के पास चला गया।
1503 के आरंभ में शैबानी खान ने बाबर, उसके मामू महमूद और अहमद खान के संयुक्त मोर्चे पर जमकर हराया। बाबर के दोनों मामुओं को कैद भी कर लिया। बाबर के कुलीन की तंबाल ने शैबानी खान को फरगना पर अधिकार जमाने के लिए आमंत्रित किया। शैबानी खान ने 1504 ईस्वी में फरगना और कुंदूज पर अधिकार जमा लिए। बल्ख, मेमना और फरयाब को 1505 ईस्वी में कुचल दिया। हालांकि पहले के रिश्तों का ख्याल कर शैबानी खान ने मंगोल खानों महमूद और अहमद, जिसकी कुछ समय पश्चात ही मृत्यु हो गई थी, छोड़ दिया। पर अंततः महमूद खान और उसके 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया ताकि उसके साम्राज्य के लिए कोई खतरा न उत्पन्न हो सके। सुल्तान हुसैन बैकरा के नेतृत्व में तैमूर, राजकुमार बाबर, बदियुज्जमा और मुजफ्फर हुसैन ने एक साथ मिलकर उज़्बेकों का सामना करने की योजना बनाई। इस संयुक्त योजना के कार्यान्वयन से पहले ही 1506 ईस्वी में सुल्तान हुसैन का देहांत हो गया। हेरात में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। बदियुज्जमा और मुजफ्फर हुसैन के द्वैध शासन के बावजूद अव्यवस्था बनी रही। अतः तैमूर राज्य पर अधिकार स्थापित होने में देर नहीं लगी। इसके बाद जल्द ही 1509 ईस्वी में शैबानी खान ने मुगलिस्तान के कस्बों के खिलाफ अभियान शुरू किया। अब पूरा का पूरा ट्रांसऑक्सियाना शैबानी खान के कदमों पर था। शैबानी खान द्वारा स्थापित साम्राज्य शैबानिद के नाम से जाना गया। तैमूर शासकों से उज़्बेकों को सत्ता हस्तांतरण के लिए तत्कालीन कारण निम्नलिखित थे। बाद के तैमूर शासकों की व्यक्तिगत अक्षमता, उनकी आपसी दुश्मनी, उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम का अभाव, मजबूत प्रशासन का अभाव। 1.5.1 उज़्बेकों, फारसियों और तैमूरों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष। खुरासान पर अधिकार स्थापित होने के बाद शैबानी साम्राज्य और सफवियों का क्षेत्रीय सीमा रेखा आसपास आ गई। शैबानी खान महत्वाकांक्षी था, अतः उसने शाह इस्माइल को अपना मातहत बनाने का प्रयास किया। परिणामतः 1510 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें शैबानी खान की हार हुई और वह मारा गया। शाह इस्माइल ने न केवल खुरासान पर कब्जा कर लिया, बल्कि बाद में उज़्बेकों से ट्रांसऑक्सियाना छीनने में बाबर की मदद भी की। समरकंदियों ने बाबर का जोरदार स्वागत किया, पर विधर्मी शिया शाह से उसके संबंध को स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे प्रतिशोध की भावना फैली, जिसे बाबर के लालची अनुयायियों ने और भड़का दिया और मध्य एशिया में उज़्बेकों की स्थिति और मजबूत हुई। 1.5.2 उज़्बेक सत्ता का पुनः उदय। मध्य एशिया से निष्कासन के बाद उज़्बेक तुर्किस्तान में जमा हुए, पर उसमें बाबर और शाह इस्माइल की संयुक्त सेना का सामना करने की शक्ति नहीं थी। उज़्बेक राजकुमारों में केवल उबैदुल्लाह ही कुछ महत्वाकांक्षी था। वह शैबानी खान का भतीजा था। हालांकि उसके पास स्रोत सीमित थे, पर उसने बाबर को हराकर ट्रांसऑक्सियाना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1512 से 13 में धीरे धीरे उज़्बेकों ने बुखारा, समरकंद और अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार जमा लिए। ऑटोमन सुल्तान सलीम 1512 से 1520 ने 1514 ईस्वी में शाह इस्माइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए उबैदुल्लाह को आमंत्रित किया। हालांकि उबैदुल्लाह ने सलीम की सहायता नहीं की, पर सलीम ने अपनी सामरिक कुशलता के बल पर शाह इस्माइल को बुरी तरह हराया। 1526 ईस्वी की पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इसी युद्ध नीति का अनुसरण किया। उबैदुल्लाह और अब्दुल्ला खान शैबानिद साम्राज्य के प्रमुख बादशाह थे। अब्दुल्ला खान अकबर का समकालीन था। उबैदुल्लाह और अब्दुल्ला खान, इनका शासनकाल क्रमशः 1513 से 1540 रहा। 1565 से 1598 के बीच था, ने ईरान के खिलाफ अनेक लड़ाइयां लड़ी। अस्तरखानिद अब्दुल्ला खान के देहांत 1598 और 6 महीने बाद उसके एकमात्र पुत्र उत्तराधिकारी अब्दुल मोमिन की हत्या के बाद से इस रासवंश को अस्तरखानिद के नाम से जाना जाने लगा। रूसी आक्रमण के समय तक उज़्बेक साम्राज्य कायम रहा। उपनिवेशवाद के संकट के समय अन्य एशियाई राज्यों के समान यह साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गया। 1.5.3 उज़्बेक साम्राज्य। उज़्बेक ट्रांसऑक्सियाना के राजस्व वसूली के मुख्य आधार युद्ध लूट, नगर कर और व्यापारिक स्रोत थे।
कृत्रिम सिंचाई की सहायता से थोड़ी बहुत खेती की जाती थी, पर यह खेतीहर क्षेत्र इतना कम था कि ज्यादा कर लगाने के बावजूद नगण्य आमदनी होती थी। रेशम मार्ग के रास्ते में होने के कारण मध्य युग में ट्रांस अक्सियाना हमेशा फलता फूलता रहा। कुछ मंगोल खानों के समय व्यापार मार्ग के परिवर्तन और 1498 में एशिया के यूरोप तक समुद्री मार्ग की खोज से व्यापार में गिरावट आई। ऐतिहासिक लेख और व्यापारियों के दस्तावेज इसका प्रमाण है। तुर्क मुगल परंपरा के लगातार मजबूत होते चले जाने से उज़्बेकों के अधीन तैमूरियों के प्रशासनिक ढांचे में भी मामूली परिवर्तन आया। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में धर्मांधता, कट्टरपंथ और संप्रदायवाद को बढ़ावा मिला। इसी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में नक्शबंदी संतों के प्रभुत्व को बढ़ावा मिलने से उज़्बेकों के अधीन एक नया आयाम सामने आया। अब इससे जुड़ी जो बोध प्रश्न है वो है कि उज़्बेकों द्वारा ट्रांस अक्सियाना पर जमाए गए आधिपत्य के प्रमुख चरणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि तैमूरों के पतन के कारणों पर विचार कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि उज़्बेकों, ईरानियों और तैमूरों के त्रिपक्षीय संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी पेश कीजिए। 1.6 सफवियों का उद्भव, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। सफवी साम्राज्य का उदय उसी भौगोलिक क्षेत्र में हुआ जहां कभी एलखानिद राज्य हुआ करता था। हालाकू साम्राज्य छोटे रूप में पुनः उभरा। ज़लेरिद साम्राज्य, यह मेसोपोटामिया, अजरबैजान और बाद में सिरवन में भी फैल गया। एलखानिद शासन के अन्य क्षेत्रों पर दो तुर्कमान संघों अक क्यूनूल सफेद भेड़ और कारा क्यूनूल काली भेड़ का आधिपत्य था। अक क्यूनल का मुख्यालय उम्मीद था और उनका अधिकार क्षेत्र दियार बकर तक फैला हुआ था। कारा क्यूनूल का मुख्यालय अर्जिस बेन झील के पूर्वी किनारे पर था और उनका स्तर उत्तर में एर्जेरूम और दक्षिण में मोसूल तक फैला हुआ था। इन दोनों राज्यों में विभिन्न नस्लों के लोग रहते थे, जैसे अरब, आर्मेनियाई मूल के लोग, कुर्द और अन्य। 1.6.1 अक क्यूनूल और कारा क्यूनूल। उद्यमशील जहान शाह के नेतृत्व में कारा क्यूनूल राजवंश वेन ने लेकर ईरान और खुरासान के रेगिस्तान तक कैस्पियन सागर से फारस की खाड़ी तक फैला हुआ था। उन्होंने तैमूरों से अपनी स्वतंत्र कर लिया था। जहान शाह शियाओं के जनक के रूप में प्रसिद्ध था, जबकि अक क्यूनूल लोग सुन्नी थे। उजून हसन 1453 से 1478 अक क्यूनूल राजवंश का सबसे प्रसिद्ध बादशाह था, जिसने जहान शाह को हराकर लगभग समस्त ईरान पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार उसके साम्राज्य की सीमा तैमूरों की सीमा के पास आ गई। ऑटोमन शासक मोहम्मद द्वितीय उसे बलवान शासक मानता था, क्योंकि उसका अनातोलिया, मेसोपोटामिया, अजरबैजान और फारस के संसाधनों पर अधिकार था। इसके बावजूद 1473 में अपने उत्कृष्ट तोपखाने के बल पर ऑटोमन शासन ने उजून हसन को हरा दिया। उजून हसन की मौत 1478 के समय उसका तुर्कमान साम्राज्य फरात के ऊंचे इलाकों से लेकर बृहद लवणीय रेगिस्तान तक और दक्षिण फारस में किरमान प्रांत और ट्रांस अक्सियाना से मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक फैला हुआ था। उजून हसन की बहन खदीजा बेगम की शादी एक उद्यमी प्रभावशाली शेख जुनैद 1447 से 1460 के साथ हुई। वह सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय सफैया का नेता था और अरदविल में उसका मुख्यालय था। शेख जुनैद शेख जाहिद के दामाद और शेख सफीउद्दीन इसाक का उत्तराधिकारी था। सफीउद्दीन इसाक, जिसके नाम पर सफी वंश का नामकरण हुआ, न केवल शेख जाहिद की सूफी परंपरा को ग्रहण किया, बल्कि 1301 ईस्वी में अरदबिल में खुद अपना सफैया संप्रदाय स्थापित किया। उसकी लोकप्रियता के कारण शेख सफीउद्दीन और उसके उत्तराधिकारी हमेशा कारा क्यूनल सुल्तानों की ईर्ष्या के पात्र बने रहे। शेख जुनैद सफी संप्रदाय का पहला अत्याधुनिक दिग्दर्शन बना। कारा क्यूनल शासक से टक्कर लेने के लिए उसने 10,000 सैनिकों का सैन्य बल इकट्ठा किया। उसने संप्रदाय में लड़ाकूपन का समावेश किया और सूफी के स्थान पर माजी आस्था के योद्धा को प्रस्थापित किया। 1455 में इसकी मृत्यु हुई और उसके बाद उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हैदर ने अपने मामू अमीर हसन बेग की लड़की से शादी की,
जो जहान शाह को मारकर अजरबैजान और 2 इलाकों का बादशाह बन बैठा था। हैदर के 3 लड़के हुए, सुल्तान अली, इब्राहिम और इस्माइल। सबसे छोटा पुत्र इस्माइल जन्म 1487 सफवी साम्राज्य का संस्थापक बना। सुल्तान हैदर ने खून के रंग से 12 पंखों वाली 12 इमामों के प्रसंग में एक टोपी बनवाई और अपने अपने अनुयायियों को इसी तरह की टोपी बनवाने का हुक्म दिया। इस कारण से उन्हें किजिल बस लाल सिर कहा जाने लगा। चर्क और दागिस्तान के कबीलों पर हैदर ने चढ़ाई की। रास्ते में ही 1488 में याकूब मिर्जा के दामाद सिख शासक फारूक यासर से हुए युद्ध में वह मारा गया। हालांकि अपनी बहन हलीमा बेगी आगा का ख्याल करते हुए उसने हैदर के तीनों भाइयों की जिंदगी बख्श दी, पर उन्हें इफ्तिखार के लिए किले में कैद कर दिया। जब याकूब मिर्जा के बेटों में बैसुनगर और रुस्तम मिर्जा में लड़ाई छिड़ गई तो रुस्तम मिर्जा ने सुल्तान अली की मदद मांगी। जैसे ही रुस्तम मिर्जा को सफलता मिली, उसने ईर्ष्यावश सुल्तान अली को मौत के घाट उतार दिया। सुल्तान अली को खतरे का आभास हो गया था, अतः उसने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 1494 ईस्वी में ही जुलाई 1497 में रुस्तम मिर्जा की मृत्यु तक इस्लाम को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुस्तम मिर्जा की मृत्यु के बाद अर्दबिल में गृह युद्ध छिड़ गया। इस्माइल ने इस मौके का फायदा उठाया और लोगों को अपने बिखरे साथियों को एकत्रित करने के लिए दौड़ाया। कराच इलियास ने सैनिक सहायता प्राप्त कर तुर्कमान कबीले के अपने 7000 साथियों की मदद से उसने जॉर्जिया का दमन किया और 1500 में पर्याप्त युद्ध लूट का माल प्राप्त किया। 15 साल की उम्र में गुलिस्तान के किले में उसका मुकाबला सिरोन के फारूक यासार के साथ हुई। उसने उसे मारकर बाकू पर आक्रमण किया। 1501 ईस्वी में क्यूनूल को इस्माइल ने विजय प्राप्त की, तुर्कमान की राजधानी तबरीज में प्रवेश किया और शाह की पदवी के साथ गद्दी पर बैठा। तो फ्रेंड्स, चूंकि ये चैप्टर लंबा है तो इसलिए इस चैप्टर को करते हैं यहीं पर समाप्त। अब 1.6.2 तुर्कमान और सफ़ी वाली इकाई को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। तो वीडियो को यहीं देते हैं विराम। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।